बहुत जरूरी टॉपिक है, जंतु ऊतक। अब ये क्या है? ये हैं हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब वो इकाइयां जिनसे सब कुछ बनता है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती ऊपर नीचे क्यों होती है? या वो जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो शरीर के हर एक सेल, हर एक कोशिका तक पहुंचती कैसे है? ये सब हर रोज होता है, पर इसके पीछे जो साइंस है ना, वो कमाल का है। तो इन सारे सवालों का जवाब बस एक शब्द में छिपा है, ऊतक यानी टिश्यूज। हमारा जो खून है जो पूरे शरीर में दौड़ता है, या हमारी मांसपेशियां जिनकी वजह से हम चल फिर पाते हैं, ये दोनों ही ऊतकों के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। ऊतक असल में है क्या? ये कोशिकाओं की एक टीम है, एक ग्रुप जो एक साथ मिलकर कोई स्पेशल काम पूरा करती है। तो जानवरों के शरीर में 4 तरह के ऊतक होते हैं: एपिथेलियल, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका। आज के सेशन में हम पहले 2 पर फोकस करेंगे, एपिथेलियल और संयोजी ऊतक। यही वो हैं जो हमारे शरीर को उसका स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल ऊतक की। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे हमारे शरीर का सुरक्षा कवच मान लीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी किले की दीवारें होती हैं ना, जो अंदर की हर चीज को बाहरी दुनिया से महफूज रखती हैं। तो ये ऊतक करते क्या हैं? ये हमारे शरीर के अंगों को बाहर से कवर करते हैं, उनको ढकते हैं, और इनकी जो कोशिकाएं होती है ना, वो एक दूसरे से इतनी टाइटली पैक्ड होती हैं, इतनी कसकर जुड़ी होती हैं कि वो एक दीवार जैसी बन जाती हैं। और यही दीवार शरीर के अलग अलग सिस्टम्स को एक दूसरे से अलग और सेफ रखती है। और पता है, ये एपिथेलियल ऊतक हमारे शरीर में लगभग हर जगह है। हमारी स्किन से लेकर हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग और खून की नसों के अंदर तक, सब जगह। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, शरीर के अंदर जाने वाली या बाहर आने वाली हर चीज को एपिथेलियल ऊतक की कम से कम एक लेयर से, एक परत से होकर गुजरना ही पड़ता है। कमाल है ना? अब यहां सबसे मजेदार बात यह है कि इन ऊतकों का आकार, मतलब उनका शेप, सीधे सीधे उनके काम से जुड़ा होता है। जैसे जो बिल्कुल चपटी कोशिकाएं हैं, जिन्हें शल्की कहते हैं, वो फेफड़ों में गैसों के एक्सचेंज के लिए परफेक्ट होती हैं। जो क्यूब शेप्ड यानी घनाकार कोशिकाएं हैं, वो मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। और जो खंभे जैसी लंबी कोशिकाएं हैं, मतलब स्तंभाकार, वो आंतों में एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करती हैं। इसका एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है हमारी सांस की नली। यहां जो कोशिकाएं होती हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे बालों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हें सिलिया कहते हैं। और ये क्या करते हैं? ये बिल्कुल एक झाड़ू की तरह लगातार हिलते रहते हैं और जो भी म्यूकस या बलगम होता है उसे बाहर धकेलते हैं। इसी वजह से हमारी सांस की नली एकदम साफ रहती है। तो ये तो हुई एपिथेलियल ऊतक की बात। अब आते हैं हमारे दूसरे मेन टिश्यू पर, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, अगर एपिथेलियल ऊतक शरीर की आउटर कवरिंग है, उसका कवच है, तो संयोजी ऊतक शरीर का फ्रेमवर्क है, उसका ढांचा है, जो हर चीज को आपस में जोड़ता है और सपोर्ट देता है। अब एक सवाल, जरा सोचिए, खून जो एकदम लिक्विड है और हड्डी जो एकदम सॉलिड है, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? पहली नजर में तो लगेगा अरे कुछ भी नहीं। तो जवाब यह है कि ये सभी संयोजी ऊतक हैं। जी हां, इन सभी ऊतकों में एक ही खास बात है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक मैट्रिक्स में बिखरी होती हैं। अब ये मैट्रिक्स क्या है? ये एक तरह का फिलिंग मटेरियल है, और ये मैट्रिक्स जेली जैसा हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या पत्थर जैसा कठोर भी हो सकता है। और जैसा मैट्रिक्स वैसा ही उस ऊतक का काम। खून इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। इसका जो मैट्रिक्स है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, वो लिक्विड होता है, और इसी प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स सब तैरते रहते हैं। तो एक तरह से खून हमारे शरीर का डिलीवरी सिस्टम है, जो ऑक्सीजन, खाना, हार्मोन्स सब कुछ हर जगह पहुंचाता है। अच्छा, एक और चीज जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, टेंडन्स और लिगामेंट्स यानी कंडरा और स्नायु। चलिए इसे एकदम सिंपल कर देते हैं। टेंडन्स जो हैं वो मसल को बोन से जोड़ते हैं, ये बहुत मजबूत होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिगामेंट्स बोन को बोन से जोड़ते हैं, और ये बहुत इलास्टिक, मतलब लचीले होते हैं। इन्हीं की वजह से हमारे जॉइंट्स हिल पाते हैं। एक और मजेदार कंपैरिजन है कार्टिलेज और बोन का, मतलब उपास्थि और अस्थि। अच्छा, जरा अपने कान को मोड़कर देखिए, मुड़ जाता है ना? वो कार्टिलेज से बना है। पर क्या आप अपनी बांह की हड्डी को मोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज का मैट्रिक्स फ्लेक्सिबल होता है, जबकि हड्डी का मैट्रिक्स कैल्शियम से बना होता है, जो उसे एकदम कठोर और मजबूत बनाता है।
और आखिर में दो और इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज हैं। पहला, एरियोलर ऊतक। ये क्या करता है? ये हमारे अंगों के बीच की जो खाली जगह होती है ना, उसे भरता है। और दूसरा है वसामय ऊतक, यानी एडिपोज टिश्यू। ये हमारे शरीर में फैट स्टोर करता है, और ये फैट ना सिर्फ हमें एनर्जी देता है, बल्कि सर्दियों में हमें गर्म रखने के लिए एक इंसुलेटर, एक कंबल की तरह भी काम करता है। तो हमने इन दो जरूरी ऊतकों के बारे में काफी कुछ जान लिया, एपिथेलियल और संयोजी। पर अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? मतलब ये सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर आखिर बनाते क्या हैं? और यहीं पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। ऊतक अकेले काम नहीं करते, ये टीम वर्क में यकीन रखते हैं। जैसे ईंटें मिलकर एक पूरी दीवार बनाती है, ठीक वैसे ही अलग अलग ऊतक मिलकर हमारे शरीर के अंग बनाते हैं। हमारा दिल, हमारे फेफड़े, हमारा पेट, हर अंग असल में अलग अलग ऊतकों की एक टीम है जो साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा काम करती है। तो अगर ऊतक हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसकी निर्माण इकाइयां हैं, तो जरा सोचिए कि ये मिलकर और कौन-कौन सी इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर्स बनाते होंगे। ये हमारे शरीर के ऑर्गेनाइजेशन के अगले लेवल की बस एक शुरुआत है। इस पे जरूर सोचिएगा। कभी सोचा है एक छोटा सा कदम उठाना हो या बस पलक झपकाना हो, इसके पीछे कितना जबरदस्त विज्ञान काम करता है? आज हम अपने शरीर के अंदर की उसी बिजली के बारे में जानेंगे जो हमारी हर एक हरकत को मुमकिन बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो हमारी हर एक हरकत को चलाती है? चाहे हम सोच समझकर दौड़ने का फैसला करें या फिर हमारा दिल जो बिना सोचे समझे अपने आप धड़कता रहता है, इन सब के पीछे आखिर है क्या? और इसका जवाब छिपा है हमारे शरीर के दो कमाल के खिलाड़ियों की शानदार टीम वर्क में। एक तरफ हैं पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यूज जो ताकत देते हैं, और दूसरी तरफ है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यूज जो हुक्म देते हैं। और जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तभी होता है मूवमेंट का जादू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शरीर के इन पावरफुल इंजनों की, यानी हमारे मस्कुलर टिश्यूज की। असल में सारा भारी भरकम काम तो यही करते हैं। अब ये मस्कुलर टिश्यू होता क्या है? असल में ये लंबी लंबी कोशिकाओं, जिन्हें मसल फाइबर्स कहते हैं, से बना होता है। और यही वो फाइबर्स हैं जो शरीर की हर छोटी बड़ी हरकत के लिए जिम्मेदार हैं। सोचिए, एक हल्की सी मुस्कान से लेके एक जोरदार छलांग तक सब कुछ इन्हीं की वजह से है। लेकिन असली जादू तो इन फाइबर्स के अंदर होता है। इनमें होते हैं कुछ खास प्रोटीन जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहा जाता है। इनको आप छोटे छोटे, बहुत ही छोटे मोटर्स की तरह समझ सकते हैं, जो सिकुड़ते हैं और फिर फैलते हैं, और बस इसी एक्शन से मूवमेंट पैदा होती है। पर रुकिए, सारी मांसपेशियां एक जैसी नहीं होती। हमारे शरीर में असल में 3 अलग अलग तरह की मांसपेशियां होती हैं, और मजे की बात यह है कि हर एक को एक खास काम के लिए ही बनाया गया है। सबसे पहले आते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स यानी रेखित पेशियां। ये वो मसल्स हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ हिलाना, पैर चलाना, ये सब। इन्हें स्केलेटल मसल भी कहते हैं क्योंकि ये सीधी हमारी हड्डियों, हमारे कंकाल से जुड़ी होती हैं। अगर इनको माइक्रोस्कोप से देखें तो इनकी कोशिकाएं लंबी और बेलन जैसी होती हैं। उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस यानी केंद्रक होते हैं, और सबसे खास बात, इन पर हल्की और गहरी धारियां बनी होती हैं जिन्हें स्ट्राइएशंस कहते हैं। दूसरे नंबर पर है स्मूथ मसल्स यानी चिकनी पेशियां। ये वो मसल्स हैं जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता, जैसे कि पाचन में मदद करना या हमारी आंख की पुतली का छोटा बड़ा होना। ये सब इन्हीं के कंट्रोल में है। इनकी कोशिकाएं भी अलग होती हैं। ये लंबी होती हैं और इनके सिरे नुकीले होते हैं, और इनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। अच्छा, इन्हें अनस्ट्रिएटेड मसल्स मतलब अरेखित पेशियां भी कहते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहते होंगे? अरे जवाब तो नाम में ही छिपा है। अरेखित मतलब जिन पर रेखाएं या धारियां ना हों। स्ट्राइएटेड मसल्स की तरह इन पर कोई धारियां नहीं होती, इसीलिए ये दिखने में बिल्कुल चिकनी यानी स्मूथ लगती हैं। और आखिर में आती हैं सबसे खास कार्डियक मसल्स। ये वो पेशियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलती हैं, हमारे दिल में। ये मसल्स बिना थके पूरी जिंदगी एक लय में सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। इनकी कोशिकाएं होती तो बेलनाकार हैं, लेकिन उनमें शाखाएं निकली होती हैं जिससे वो आपस में जुड़कर एक मजबूत नेटवर्क बनाती हैं। इनमें भी एक ही न्यूक्लियस होता है, पर स्ट्रिएटेड मसल्स की तरह इन पर भी धारियां होती हैं।
तो चलिए इन तीनों मसल्स के बीच जो मुख्य अंतर हैं उन्हें फटाफट एक नज़र में देख लेते हैं। उनके आकार में क्या फ़र्क है, उनमें न्यूक्लियस कितने होते हैं और उन पर धारियां होती हैं या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास इंजन तो हो गए, मतलब हमारी मांसपेशियां। लेकिन भाई, इन इंजनों को स्टार्ट करने का, उन्हें चलाने का सिग्नल कौन देता है? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे शरीर के कमांड सेंटर की, यानी नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू को हम अपने शरीर का हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क कह सकते हैं। इसमें बहुत ही खास कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी सिग्नल यानी स्टिमुलस को तुरंत पकड़ लेती हैं और फिर उस सिग्नल को पलक झपकते ही शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा देती हैं। और इस पूरे शानदार कम्युनिकेशन नेटवर्क की जो सबसे बुनियादी इकाई है वो है एक अकेली कोशिका, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के अंदर सिग्नल का सफर बड़ा दिलचस्प होता है, बिल्कुल एक रिले रेस की तरह। सबसे पहले डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करते हैं, फिर ये सिग्नल सेल बॉडी में जाता है जहां इसे प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद एक्सॉन नाम का एक लंबा तार इस सिग्नल को दूर तक लेकर जाता है और आखिर में नर्व एंडिंग पर पहुंचकर ये सिग्नल अगली कोशिका को पास कर दिया जाता है। और यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात है, क्या हम जानते हैं कि एक अकेली तंत्रिका कोशिका यानी एक न्यूरॉन 1 मीटर तक लंबी हो सकती है? जी हाँ, 1 मीटर। जरा सोचिए, एक ही सेल हमारी रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर पैर के अंगूठे तक जा सकता है। तो अब तक हमने इंजन यानी मसल्स और कमांड सेंटर यानी नर्वस सिस्टम दोनों को अलग अलग समझा। अब वक्त है इन दोनों को एक साथ लाने का। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दोनों मिलके किसी भी सोच को एक्शन में बदलते हैं। देखिए, ये पार्टनरशिप बहुत सीधी और असरदार है। नर्वस टिश्यू एक्शन का सिग्नल देता है, इसे हम कहते हैं स्टिम्युलस, और मस्कुलर टिश्यू उस सिग्नल को पकड़कर एक्शन करता है, जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स। बस इसी स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के तालमेल की वजह से हम अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप है, इसी की बदौलत हम किसी भी चीज़ पर इतनी तेज़ी से रिएक्ट कर पाते हैं। लेकिन ये हमें एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो पहली चिंगारी क्या है? वो पहला स्टिमुलस क्या है जो इस पूरे प्रोसेस को शुरू करता है? यानी किसी भी सोच से एक्शन तक का ये जो सफ़र है, इसके असली शुरुआत आखिर होती कहाँ से?